कल का लेक्चर कब अपलोड करने वाले हो? देखता हूँ मैं रिकॉर्डिंग आज अपलोड कर दे रहा हूँ, कल का भी रिकॉर्डिंग उससे पहले का यार आज का भी कर देना। मैं आज का भी कर दूंगा। होता है कैसे अब घर पे चला जाता हूँ, यहाँ से नहीं हो पाता, कंप्यूटर तो लीक है तो यहाँ से ही करना होता है रिकॉर्डिंग। और उसके बाद जैसे मेरा लेक्चर खत्म हुआ फिर दूसरा लेक्चर भी है तो फिर अपलोड का टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए वो देखता फिर भी कोशिश करना है अपलोड कर दोनों लेक्चर कल का भी क्लास करना। तो ठीक है, हम लोग फिर आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे डायगोनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई सारे फैक्टर जितना भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हर एक टॉपिक में इसका यूज आता है। जेड इफेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसी को शॉर्ट में बोलता हूँ जेड इफेक्टिव, या इसको जेड स्टार से भी इंडिकेट किया जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसी को शॉर्ट में लिखेंगे जेड इफेक्टिव या जेड स्टार। अब हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो समझेंगे, बट उससे पहले एक बार आ रहा है यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव उसी में एड ऑन क्या किया है, तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। जिसको पहले देख लो, नोट करने की जरूरत नहीं है इसको, बस समझ लेना है कि न्यूक्लियस आ रहा है इसमें यहाँ पे, और न्यूक्लियस की बात से यहाँ पे है फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, जो भी आ रहा है यहाँ पे। तो न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है तुम्हारा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहेगा तुम्हारा न्यूक्लियस में, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, अलग अलग ऑर्बिट में सब में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में रहेगा। तो देखना कि जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उसमें क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो कैसा रहता है, न्यूट्रल, उस पे कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज जो आता है न्यूक्लियस वो किसके कारण आएगा, प्रोटॉन के कारण। और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जो प्रोटॉन आ रहा है दैट मींस जो न्यूक्लियस में जो चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज का मीनिंग क्या है, चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में जो चार्ज प्रेजेंट है वो किसके कारण आएगा, प्रोटॉन के कारण। हम वो ये बोल सकते हैं कि किसी भी एटम में, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, उसके प्रोटॉन नंबर के बराबर। और प्रोटॉन नंबर दैट मींस एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, सेम। दैट मींस उस एटम का जो एटॉमिक नंबर है वही उसका क्या रहेगा, न्यूक्लियर चार्ज। ये भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होगा उतना ही उसका एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को कैसे इंडिकेट किया जाता है, जेड से। एटॉमिक नंबर को कैसे इंडिकेट करते हैं, जेड से। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, जेड इफेक्टिव। तो सिर्फ अगर न्यूक्लियर चार्ज होता तो जेड, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट मींस जेड इफेक्टिव। यहाँ से ये समझना है, यहाँ पे न्यूक्लियस में जो चार्ज आ रहा है उसी को क्या बोला, न्यूक्लियर चार्ज। अब ओवरऑल समझना कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या रहता है। अब यहाँ पे देख लो उसके बाद नोट करो। यहाँ पे मान लेते हैं कोई न्यूक्लियस हो किसी भी एटम का, और इसमें अलग अलग ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिखा रही है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और ये क्या है, न्यूक्लियस। नेक्स्ट डायग्राम हो इसमें यहाँ पे है। अब यहाँ पे इसी में देख लोगे पहले, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस, जिस भी एटम का ये न्यूक्लियस होगा, किसी का भी मान लेते हैं सोडियम का, और सोडियम का न्यूक्लियस हुआ, इसमें टोटल प्रोटॉन कितना रहेगा, 11। किसी का भी मान लो, अगर सोडियम का प्रोटॉन आ तो इसके पास टोटल प्रोटॉन कितना रहेगा, यहाँ पे 11 प्रोटॉन। और मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर बीच में कोई भी इनर इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाया जाएगा, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के साथ जो, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है यहाँ पे न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, फोकस F1 आ रहा है यहाँ पे। दूसरा डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे ये भी न्यूक्लियस आ रहा है,
और यहाँ पे भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस केस में। अब इसमें कुछ इनर इलेक्ट्रॉन हो, समझ लो उस बार नोट करोगे बाद में यहाँ पे। और यहाँ पे जो F1 आ रहा था इसमें यहाँ पे नो इनर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई भी इनर इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो इनर इलेक्ट्रॉन। अब इस केस में यहाँ पे जो न्यूक्लियस आ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे, और प्रोटॉन हम यहाँ पे सेम रखते हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि 11 प्रोटॉन यहाँ पर भी हो। और इसमें जो इनर इलेक्ट्रॉन हो तुम्हारा वो क्या हो, 6 इनर इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, 6 या 5 जो भी एज्यूम करो इसमें यहाँ पे है। ये कह रहे हैं यहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखना है इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन होगा वो कुछ क्या होगा, F2 एज्यूम कर ले रहे हैं यहाँ पे। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्शन ही होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ही हो रहा है, प्रोटॉन आ रहा है, तीनों कुछ एज्यूम कर ले रहे हैं F2। नेक्स्ट है इसमें एक और डायग्राम में बना जिसमें कंपैरिजन कर पाएंगे फिर हम वहां पे। प्रोटॉन यहाँ पे सेम रहता है, ऑर्बिट में क्या होगा, अलग इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे एज्यूम कर ले रहे हैं कि यहाँ पे 10 इनर इलेक्ट्रॉन है, ये 10 इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहा हूँ इसको, इनर इलेक्ट्रॉन। सर लेकिन अगर 6 का वो शेल कंप्लीट ही नहीं होगा लास्ट में कैसे जाएगा अज्यूम। यहाँ पे ऐसा कुछ हम लोग रैंडम से ले रहे हैं, जीरो ऐसा नहीं के लिए प्रोटॉन 11 और 0 इनर इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कुछ एज्यूम कर लेते हैं कैसा होगा, तो रियल जब आप देखेंगे वहां पे क्या होगा। बस यहाँ पे समझना था। अब इसके बीच में जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या आ रहा है यहाँ पे F3। यहाँ पे जो आउटर इसको क्या बोला यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा। इसको क्या बोलूंगा यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और ये भी क्या है आउटर मोस्ट आउटर मोस्ट। अब यहाँ पर सिंपली इसमें ये सोचना है ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के साथ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। और इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का इनर इलेक्ट्रॉन के साथ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन और ये भी इलेक्ट्रॉन तो दोनों अपोजिट, ये सेम साइन आते हैं, यहाँ पे क्या होगा रिपल्सन। यहाँ पे 2 टाइप्स का फोर्स लग रहा है। यहाँ पे कोई नोट देखते हैं, कंपेयर करते हैं F1 F2 F3 में। इसको डायग्राम में ड्रॉ कर लो, यहाँ पे थीटा से 3 डायग्राम नहीं समझ रहा, हाँ बताओ। नहीं समझ रहा। अभी हम लोग अभी इसको किए ही नहीं, बस इसको डायग्राम करना है, तो मैंने कुछ समझाया नहीं, मैंने बस ड्रॉ किया हुआ है, अभी इसको समझते हैं यहाँ पे। अभी इसी को तो समझना है अभी लोग। यहाँ पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट में लिख दे रहा हूँ कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसी की बात करना है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन experiences 2 types of force, 2 types of force। इसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के साथ कौन सा फोर्स आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। फर्स्ट पॉइंट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन and nucleus, and second point repulsive force किसके बीच में लगेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड इनर। repulsive force between outermost electron ऐड कर लेते हैं, outermost electron and nucleus, outermost electron and inner electron। तो repulsive force between outermost electron and inner electron, तो सिंपल सा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है तो वहां पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सिव फोर्स आ रहा होगा। अब इसको समझते हैं, यहाँ पे इसको नोट करो और उसके बाद इस डायग्राम को फिर से समझते हैं।
चलो इसको अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे सोचना है कि ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, अब देखने की न्यूक्लियस में जो चार्ज है उसे तुम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज, और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखना है कि ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, इसका जो न्यूक्लियस के चार्ज, न्यूक्लियस के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसका अट्रैक्टिव फोर्स का अपोजिट चार्ज है, और जब अट्रैक्टिव फोर्स होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, F1। यहाँ पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको बीच में कोई रिपेल करने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन ही होगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो निकालना है क्या पहले वो समझ लो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कितना आ रहा है यहाँ पे, वो कंपेयर करना है। सबसे ज्यादा है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन किस केस में ज्यादा हो तो वो कंपेयर करते हैं। यहाँ पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे, ये डायरेक्टली न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड हो, कोई भी इनर इलेक्ट्रॉन जो कि इसको रिपेल करने वाला इलेक्ट्रॉन वो नहीं है यहाँ पे। अब सेकेंड डायग्राम की बात करें, इसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसका भी अट्रैक्शन होगा इसके न्यूक्लियस के साथ, बट यहाँ पे इसके बीच में इनर इलेक्ट्रॉन आ गया, 6 इनर इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे। और इनर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन से रोकेगा, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, तो अट्रैक्शन नहीं होने देगा यहाँ पे न्यूक्लियस के साथ इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन मिलकर रोक रहा है यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस के साथ, वो तो आएगा F3 यहाँ पे एज्यूम किए हुए हैं, बट यहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 इनर इलेक्ट्रॉन। यहाँ का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, 10 इनर इलेक्ट्रॉन मिलकर के अट्रैक्शन से रोक रहा है, इसके बीच में तो क्या रहेगा, रिपल्सन। और जब इसके बीच में रिपल्सन होगा यहाँ पे, तो ये डायरेक्टली अट्रैक्टेड नहीं हो पाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पे है कि फर्स्ट फिगर में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा अट्रैक्शन यहाँ पे F1, इसमें नो इनर इलेक्ट्रॉन, 0 इनर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोगों को कंपेयर करना था यहाँ पे कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन किस केस में सबसे ज्यादा होगा न्यूक्लियस के साथ, तो क्या रहेगा F1। क्यों F1, क्योंकि F1 में यहाँ पे बीच में कोई भी इनर इलेक्ट्रॉन है जो कि इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करे, सिर्फ अट्रैक्शन ही होगा। अब इस दोनों में कंपेयर करें, यहाँ पे जो रिपल्सन होगा, जो अट्रैक्शन से रोकेगा इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन से न्यूक्लियस के साथ, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर रिपेल करेगा। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन मिलकर रिपेल कर रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन। और जब इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन मिलकर रिपेल करेगा, तो रिपल्सन ही ज्यादा हो जाएगा यहाँ, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन आ गया मिडिल में यहाँ पे इसके बीच में, और 10 इलेक्ट्रॉन अगर मिलकर इसको रिपेल करेगा तो यहाँ पे रिपल्सन ही ज्यादा होगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। यहाँ पे लॉजिक ये है कि यहाँ पे 0 इनर इलेक्ट्रॉन था, इसमें 6 आ रहा है, इसमें 10 आ रहा है। तो जैसे जैसे इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस केस में होगा, F1, देन F2, देन F3। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जिससे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होती है। नहीं, वो हर केस के लिए नहीं रहता हूँ, हम देखेंगे इसका कैलकुलेशन भी रहेगा, ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज ऑटोमेट करता हूँ। नहीं, इसमें जो हम लोग निकालते हैं यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो था उसी का हम लोग एक्सपीरियंस देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो किसी तो हम लोग जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके एस्पेक्ट में देखते हैं। तो मैंने एक जनरल सा केस किया हुआ, अभी स्पेसिफिक आएगा एटम, हम लोग सिर्फ समझने कैसे एज्यूम करें कि वहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन हो, 6 हो, 10 हो, तो फिर कैसे होगा वहां पे। ये ऑर्डर सबको समझ में आ रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F1, F2, F3 कैसे लिख रहा है यहाँ पे है। तो सिंपल सा लॉजिक में दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी इनर इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई रिपेल करने वाला इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होगा यहाँ पे। और न्यूक्लियर चार्ज सब में सेम है, इसमें भी 11 प्रोटॉन, 11 और 11, और न्यूक्लियर चार्ज सेम है। और इनर इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे 0 है, इसमें 6 और 10 है, तो जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन होगा कोई भी रिपल्सन है, वो सिर्फ अट्रैक्शन होगा, दैट मींस इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज्यादा, दैट मींस इसमें कम अट्रैक्शन। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, कम रिपेल करेंगे इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, दैट मींस अट्रैक्शन ही ज्यादा होगा, F2 ग्रेटर देन F3। अब इसको लोग प्रॉपर डिफाइन अगर करें यहाँ पे, जो जेड इफेक्टिव है उसका डिफिनेशन,
इसको प्रॉपर डायग्राम करना, ड्रॉ करना है, इसको यहाँ पे है। Force of attraction experiences by individual electron in any stationary orbit force of attraction experiences by an individual electron in any stationary orbit through the nucleus is called effective nuclear charge. Effective nuclear charge. देखते हैं इसको डिफाइन कौन कैसे इसको डिफाइन करना है, इसका मीनिंग क्या है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन experiences by an individual electron in any stationary orbit to the nucleus is called effective nuclear charge. अब यहाँ पे देखना है कि ये जो इसका जो डिफिनेशन आ रहा है इसमें Z इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, इसको क्या रेट करना है सिग्मा, तो Z इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z क्या रहेगा यहाँ पे एटॉमिक नंबर, Z क्या होगा एटॉमिक नंबर जो कि जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, और Z इफेक्टिव दोनों लिखे रहे यहाँ पे। अब इसमें जो सिग्मा होता है इस फार्मूले में, सिग्मा को बोलते हैं यहाँ पे शील्डिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसी का एक और साइंटिस्ट नेम के बेसिस पे बोला जाता है स्लेटर्स कांस्टेंट। यहाँ पे जो सिग्मा आ रहा है इसको क्या रेट करना है सिग्मा, शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब शील्डिंग और स्क्रीनिंग इसको क्यों बोला जाता है उसका देखेंगे मीनिंग, और स्लेटर्स कांस्टेंट ये साइंटिस्ट नेम के बेसिस पे दिया गया है यहाँ पे। और इसमें जो हम लोग Z इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस सिग्मा इसके बीच कैलकुलेशन भी करना है, इसको देखते हैं कैलकुलेशन वाला वो सब कुछ आएगा अभी, फिर हम लोग बस अभी डिफिनेशन लिख रहे हैं। अब इस मैंने अभी बताया कि ये जो फार्मूला आ रहा है इसके बेस हम लोग कैलकुलेशन भी करना है, तो सिग्मा का भी वैल्यू आएगा अभी इसमें। अब देखो डिफिनेशन क्या था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंसेस बाय एनी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो कि उस एटम में प्रेजेंट है उसका न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और एनी स्टेशनरी ऑर्बिट दैट मींस किसी भी फिक्स्ड ऑर्बिट में उस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन होगा उसी को हम लोग नेम क्या दे रहे हैं वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही क्या बोल रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जितना ज्यादा ऑटोनॉमस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन होगा हम लोग बोलेंगे उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए उतना ही ज्यादा है। स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब सर हाँ बताओ। स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या रहता है फिक्स्ड ऑर्बिट, पढ़े होगे तुम लोग इसमें। स्टेशनरी ऑर्बिट का मीनिंग क्या रहता है फिक्स्ड ऑर्बिट। सर वैल्यू आएगा वो अभी आएगा, उसी की बात करेंगे। सिग्मा का जो कैलकुलेशन होता है जो कांस्टेंट उसी का कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं कि सिग्मा का क्या रहेगा। जो किसी भी एटम के लिए जेड तो पता रहेगा एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो सिग्मा का भी कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। स्टेशनरी ऑर्बिट तक किसी भी फिक्स्ड ऑर्बिट जैसे कि सेकंड थर्ड जो भी स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या होता है फिक्स्ड ऑर्बिट।
सर हाँ बताओ। वो डेफिनेशन में बाय द न्यूक्लियस आएगा ना, टू द न्यूक्लियस। Force of attraction experiences by an electron in any stationary orbit to the बाय द nucleus. वो सेम वर्ड है इसमें, जो भी कोई भी इलेक्ट्रॉन का है, उस इलेक्ट्रॉन का किसी भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का किसके साथ अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियस के साथ, तो टू द न्यूक्लियस वही सेम मीनिंग आ रहा है वहां पे, वही मीनिंग आ रहा है यहाँ पे कि स्टेशनरी ऑर्बिट टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ क्या होगा वहां पे, तो वहां पे बाई की जरूरत नहीं, सिंपली करेंगे टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, उसका क्या होगा वहां का अट्रैक्शन। हाँ, इसमें अब एक दो पॉइंट्स और नोट करना है यहाँ पे, तो सुनकर के नोट कर लो यहाँ पे, एक दो पॉइंट्स और है इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं, सिग्मा की कैलकुलेशन पे आते हैं हम लोग, इसमें एक दो पॉइंट्स है उसको डायरेक्टली इसमें नोट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट नोट करना है इसमें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज नॉट सेम, फर्स्ट पॉइंट में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज नॉट सेम फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन, effective nuclear charge is not same for all the electrons present in an atom, comma, it varies with distance सर between लास्ट टाइम electrons। थोड़ा सा रिपीट करो। क्योंकि मैं रिपीट कर दे रहा हूँ पूरे सेंटेंस को, सुन लोगे दोबारा से। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज नॉट सेम फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स present in an atom, it varies with distance between electrons and nucleus, Next point, the effect in which inner electron shield, the effect in which inner electron shield, the effect in which inner electron shield outermost electron, the effect in which inner electron shield outermost electron from the attraction to nucleus, is called shielding effect, लास्ट पॉइंट में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुन लोगे। The effect in which inner electron shield outermost electron from the attraction to nucleus is called shielding effect, अब इस दोनों पॉइंट का मीनिंग समझना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बस समझ लोगे इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग ये आ रहा था कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो अलग अलग ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है। देखिए हम लोग सोडियम की बात करेंगे, 11 प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2,
8 1। अब यहाँ पे देखना है कि मान लो कि ये 2 8 1, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा, इस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन का जब न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन देखेंगे तो बीच में कितना इनर इलेक्ट्रॉन आ रहा है 10। इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाला कितना इलेक्ट्रॉन होगा 10 इलेक्ट्रॉन। इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस के साथ वो कुछ अलग रहेगा। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये तो डायरेक्टली से अट्रैक्टेड रहेगा यहाँ पे, इसमें कोई इनर इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो डायरेक्टली न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड रहेगा। तो अट्रैक्शन कौन सा ज्यादा है यहाँ पे सिंपली बताना है। तो इसको मैं बोल रही, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या हो यहाँ पे F1, और यहाँ पे क्या हो इसके बीच का जो अट्रैक्शन हो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ वो F2। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा ज्यादा होगा F1, F1 क्योंकि डायरेक्टली अट्रैक्टेड है। और यहाँ पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसमें बीच में इनर इलेक्ट्रॉन जो कि रिपेल करेगा तो अट्रैक्शन कम होगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है वहां पे, जितना नजदीक होगा न्यूक्लियस के उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और न्यूक्लियस से जितना दूर जाता जाएगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों कम होता है, क्योंकि इसमें इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाता है, दैट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट का ये मीनिंग आ रहा है। अब सेकंड पॉइंट का मीनिंग देखा यहाँ पे हम लोग, जो सेकंड पॉइंट अभी हम लोगों ने लिखा था कि अब जो ये इनर इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे, इस इनर इलेक्ट्रॉन के जो 10 ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ये 10 जो इनर इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो क्या काम कर रहा है यहाँ पे, रोक रहा है इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। शील्ड क्या होता है यहाँ पे, एक शील्ड, एक प्रोपर शील्ड की तरह काम करेगा जो कि इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन से रोकेगा। सिंपल सा मीनिंग है। इस शील्डिंग या फिर स्क्रीन का मीनिंग क्या होता है, स्क्रीन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल एक स्क्रीन यहाँ पे लगा दो, और जब एक स्क्रीन लगा दोगे तो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इनर इलेक्ट्रॉन होता है वो एक शील्ड की तरह काम करता है, एक स्क्रीन की तरह काम करेगा जो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन से रोकेगा यहाँ पे। तो सिंपल सा यहाँ पे जो शील्डिंग वर्ड आ रहा है, स्क्रीन वर्ड, इसका मीनिंग ये है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो इनर इलेक्ट्रॉन होता है वो शील्ड की तरह काम करता है, और जब ये शील्ड की तरह काम कर रहा है तभी इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। तो सिंपल सा याद रखना है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन होता है वो शील्ड की तरह काम करता है, और उसी का जो इफेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। तो सेकंड पॉइंट में मैंने अभी बताया वहां पे। नेक्स्ट है इसमें, ये तो बस समझना था, इसको ड्रॉ करने जब ये हो गए। वैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट को 2 बार रिपीट किया था, बट फिर भी कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं सर एक बार और रिपीट करना। अभी जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था उसको फिर से मैच करा लोगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज नॉट सेम फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स present in an atom. It varies with distance between electrons and nucleus. It varies with distance between electrons and nucleus. और सेकंड पॉइंट आई थिंक सब लोग नोट कर चुके होंगे प्रॉपर। अब इसका कैलकुलेशन करना है आप लोगों को। तो नेक्स्ट एक सब डाल लोगे यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा। यहाँ पे जो सिग्मा आ रहा था फार्मूले में, तो सिग्मा का कैलकुलेशन देखना है, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा। इसके लिए बेसिकली टेबल ड्रॉ करना होता है। यहाँ पे वो टेबल ड्रॉ कर लोगे फिर उसके बाद देखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं ऑर्बिटल्स एन
n-1, n-2, n-3, अब यहाँ पे देखना जो ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा s एंड p है वहां पे, और अगर n में प्रेजेंट n क्या आता है यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल, तो n का मतलब आउटर मोस्ट सेल, n-1 का सेकंड लास्ट सेल जो कि पेनल्टीमेट से भी बोलते हैं, n-2 का मतलब क्या होता है थर्ड लास्ट सेल, तो सीधे n-3 n-4 जो कि देगा। तो s एंड p के लिए s एंड p में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है s एंड p ऑर्बिटल्स, इसमें जो n का वैल्यू रहेगा 0.35। देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करेंगे, और ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये टेबल में एक्सपेरिमेंट में दिया गया यहाँ पे, बस इसको हम लोग अप्लाई करेंगे सीखना है। 0.85 और ये क्या रहेगा वैल्यू सबके लिए 1। डी एंड एफ में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसके लिए वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे जो था 0.35 0.851 और इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में 1 और 1। तो उधर भी 0.85 डी एंड एफ में, बिल्कुल इसमें भी 0.85 आता है यहाँ पे, मैं चेक करो उसमें 0.35 या 0.85 है इसमें, 0.35 लिखा है, 35 होगा तो 3 लिखोगे इसमें यहाँ पे, इसलिए एक्सपेरिमेंटल डेटा आता है यहाँ पे सिंपल हो जाएगा। नीचे 0.3511 और ऊपर 0.35 0.8। सही है, इसमें डी एंड एफ के लिए भी क्या रहा था 0.35 ही आएगा यार, ये दोनों सेम रहेगा यहाँ पे 0.35 और ये 0.8511, इसको करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे 0.35 ही होगा वहां पे। अब इस केस में देखना यहाँ पे, अब इसको अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे हम लोगों को, इसको जो अप्लाई करेंगे हम लोग, किसी भी हम लोग पहले देख लेते हैं इनर पीरियड या इनर ग्रुप जो भी इसमें स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली दिया गया यहाँ पे, बस मुझे इस वैल्यू का यूज करके सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब इस केस में देखना है कि इनर ग्रुप, तो सबसे पहले किसी भी एक सोडियम पोटेशियम एक ग्रुप की अगर बात करते हैं तो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम फिजियम निकालेंगे यहाँ पे। अब देखो इसमें निकालते कैसे, 1s2 2s2 2p6 3s1, अब इसका एटॉमिक नंबर 11। अब इस केस में देखना है हम लोगों को कि सिग्मा का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे, ध्यान से देखना है यहाँ पे, इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है 3s में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है यहाँ, इसमें जो 3s में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, और इसी को हम लोग बोलते हैं टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन को क्या बोला है टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन, इसी को टेस्ट करना है, इसी का अट्रैक्शन देखना है, इसके न्यूक्लियस के साथ कितना आएगा, इसी को क्या बोलते हैं टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन। 1s2 2s2 2p6 3s1 ये वैल्यू आ रहा है यहाँ पे। अब इस केस में जो कैलकुलेशन करना है, जो टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना है, क्योंकि इसका तो इफेक्ट ही देखना है कि इसके न्यूक्लियस के साथ क्या अट्रैक्शन होगा, इसको छोड़ करके बाकी को देखना है। ये हमारा क्या आ रहा था इसमें n, थर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है n को, इसमें ये जो 2s2 2p6 आ रहा है जो कि इसमें यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट आ रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे n-1, और ये फर्स्ट ये 1s2 दैट मींस ये क्या हो जाएगा n-2। फिर इसको समझना है, यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट की आउटर मोस्ट ऑर्बिट था, और थर्ड ऑर्बिट की अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट का यहाँ पे है वही क्या रहेगा उसमें n, सेकंड ऑर्बिट क्या था सेकंड लास्ट ऑर्बिट वो क्या आ जाएगा n-1, फर्स्ट ऑर्बिट क्या आ जाएगा तुम्हारा इसमें n-2। तो ये तो जो लास्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यही क्या होता है टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन, इसी का इफेक्ट देखना है, इसको यहाँ पे छोड़ देना है। अब यहाँ पे s एंड p में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आ रहा है यहाँ पे 2s में भी क्या रहा था 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में भी क्या रहा है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, तो n-1 में
n-1 यहाँ पे आ रहा है और s एंड p में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसके लिए वैल्यू क्या था 0.85। s एंड p, यहाँ भी s एंड p n-1 में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसके लिए वैल्यू क्या था 0.85। और n-1 ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा था 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन, और 2 + 6 दैट मींस 8 इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है 8 × 0.85, ये क्या रहा था इसमें 8 × 0.85। अब ये 8 कहां से आ रहा है ये ध्यान दोगे, n-1 सेल में 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट मींस 8, और s एंड p में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है n-1 सेल में, दैट मींस 0.85, 8 × 0.85। अब n-2 में किसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है s में, s में अगर प्रेजेंट है n-2 में तो उसके लिए वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। n-2 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और n-2 और s में प्रेजेंट है यहाँ पे, उसके लिए वैल्यू क्या था 1। 2 × 1 कैलकुलेशन करते कितना आ रहा है 8.8। ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 8.8। ये सिग्मा का वैल्यू निकाल के आ गया। एक टेबल तुम्हें जानना पड़ेगा यहाँ पे, वैसे इस टेबल पे बेस्ड कभी कोई कैलकुलेशन नहीं पूछा गया है, बट इसका इस टेबल पे बेस्ड हम कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस पे बेस्ड कुछ कंक्लूजन निकाले तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। टेस्टिंग नहीं, ये तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, और जब एक ही इलेक्ट्रॉन है टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन है, यहाँ वो देखेंगे आगे आगे आएगा वो। अगर इसमें 2 3 4 जो भी रहेगा तो वो भी देखेंगे हम आएगा। सर यूनिट क्या होगा, ये 8 क्या रहेगा इसमें यहाँ पे है, ये मेरे साथ ये 8 क्या रहता है n-1 सेल में, इस सेकंड लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है 2 and 6, सेकंड सेल के s सब सेल में 2 और p में 6, तो 2 + 6 क्या आ जाएगा 8, और ये 8 और n-1 सेल में s एंड p में प्रेजेंट है, s एंड p में अगर n-1 में प्रेजेंट है 0.85, तो 0.85 × 8, और ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 × 1 8.8। देखते हैं और भी कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, वो फिर अपने आप क्लियर हो पाएगा वहां पे। एक पोटेशियम की बात करें, सॉरी ये तो सिग्मा का वैल्यू आ गया, मुझे निकालना क्या इसमें जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव का जो फार्मूला मैंने लिखा हुआ था सोडियम के लिए जेड माइनस सिग्मा, तो जेड का वैल्यू क्या है इसमें 11 माइनस 8.8, ये क्या आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे 2.2। तो मैथ्स तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 2.2। अब तुम लोगों को करना है इसमें थोड़ा अभी समझ में आ गया यहाँ पे कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, ये कैलकुलेशन तुम खुद से ट्राई करो। पोटासियम के लिए इसी का एक सोडियम के जस्ट नीचे का एलिमेंट है पोटासियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 90। तो सबसे पहले इसके लिए सिग्मा का वैल्यू निकालो, तो सिग्मा का वैल्यू कैसे निकालोगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सबसे पहले, तो कॉन्फ़िगरेशन लिख लो यहाँ पे, ट्राई करो। इसका कुछ भी यूनिट नहीं आता है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई भी यूनिट नहीं रहेगा, जो वैल्यू आ रहा है इसका कोई अलग से यूनिट नहीं है। देखते हैं यहाँ पे, इसका पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे सब लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 4s1। कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन लिखना था यहाँ पे, तो फिर समझ में आ पाएगा। अब देखना कि ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, यहाँ पे ये लास्ट सेल आ रहा है फोर्थ सेल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे n। ये थर्ड सेल क्या रहेगा तुम्हारा n-1, सेकंड सेल इसमें क्या आ जाएगा n-2, और ये फर्स्ट सेल क्या रहेगा n-3। तो ये लिख लेना था यहाँ पे। अब देखोगे यहाँ पे, तो जो लास्ट सेल है वो सेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, और अगर एक ही इलेक्ट्रॉन भी एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन, इसी का इफेक्ट इसी का अट्रैक्शन क्या रहेगा न्यूक्लियस के साथ, उसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ये तो टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन आ गया, इसको यहाँ पे छोड़ देना था, इसका यूज हम लोग जब आगे देखें कुछ एग्जांपल वहां पे आ पाएगा। तो यहाँ पर भी अगर देखोगे n-1 सेल
और उसमें s एंड p में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो s एंड p में और n-1 में यहाँ पे, तो s एंड p में 0.35 और n-1 में प्रेजेंट है, दैट मींस 0.85। इसमें जब सिग्मा का वैल्यू करोगे तो 8 into s एंड p में प्रेजेंट है, दैट मींस 0.85। अब देखना यहाँ पे n-2 सेल है, s एंड p में इलेक्ट्रॉन अभी भी प्रेजेंट है, बट वो किस में आ रहा है, n-2 वाले में। उसके लिए वैल्यू क्या था 1, वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 into 1 plus 2। अब 1s2 आ रहा है, ये n-3 यहाँ पे आ रहा है, s में प्रेजेंट है, दैट मींस 1, और इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है इसमें 2, तो 2 into 1। अब ये वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करो, यहाँ पे क्या आ रहा है 16.1. सही है, तो ये क्या आ जाएगा 16.8। Z इफेक्ट 3.8 नहीं 2.2 अब जेड इफेक्टिव क्या आएगा यहाँ पे है, तो 19 माइनस 16.8, ये भी क्या आ जाएगा यहाँ पे 2.2। चलो एक लास्ट कैलकुलेशन और कर लो इसमें, यहाँ पे इसी ग्रुप का जो तुम कुछ कंक्लूजन निकाल पाए यहाँ पे, वो क्या रहेगा रुबिडियम के लिए, जिसका एटॉमिक नंबर क्या आता है 37। इसका कंपैरिजन देखो खुद से, रुबिडियम 37 और इसका जेड इफेक्टिव निकालना है, पहले सिग्मा निकालो फिर जेड इफेक्टिव तो आ ही जाएगा। देखते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में दिक्कत नहीं है, अभी बहुत सारा मैं एग्जांपल करने वाला हूँ, 3-4 एग्जांपल तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। बाकी ये 2 एग्जांपल हमने किया है, रुबिडियम भी बिल्कुल सेम टाइप का है। उनके और फाइबर हम लोग कंप्यूटेशन पढ़े हुए तो चेक करना है, बॉर्डर पता होना चाहिए। इसका जब कंप्यूटेशन लिखोगे यहाँ पे तो क्या आ जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है 4s में, और 4s के बाद किस में जाता है 3d में। तो 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं पता है, बट एक सीक्वेंस में लिखने के लिए कि पहले थर्ड चेन में एक साथ चला जाए, ये पहले हम यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं 3d10। बाकी पता है कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाता है 4s में, एक कंफ्यूज नहीं होना है। बट एक सीक्वेंस में लिखने के लिए कि 3 वाला सब एक साथ आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे 3d को पहले लिखा है। बाद में कर सकते हैं, अगर हम लोग यही से लिखें तो और ज्यादा आसान है वो। बिल्कुल बिल्कुल n-1 को एक साथ लिखना है, बिल्कुल उसमें फिर आगे दिक्कत होता है, इसलिए मैं यहाँ स्टार्टिंग में लिख देता हूँ 3d10। अब क्या लिखोगे इसमें 4s2 और यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन जा चुका है 30 4p6 5s1, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गया इसका। अब आपको चेक करना है इसमें कन्फिगरेशन लिखने के बाद आप चेक करोगे इसमें कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, इसमें 5th ऑर्बिट, दैट मींस ये n आ गया यहाँ पे, ये तुम्हारा क्या आ गया इसमें यहाँ पे n-1, जो थर्ड सेल है इसमें वो क्या आ जाएगा तुम्हारा n-2, ये क्या आ जाएगा सेकंड सेल इसमें n-3, और ये क्या आ जाएगा इसमें n-4। तो आउटर मोस्ट एक बार रिपीट करो ना, एक बार रिपीट करो ना। बिल्कुल यहाँ पे सबसे पहले कन्फिगरेशन लिखने के आना चाहिए, मैंने लिख दिया एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा हो तो कन्फिगरेशन जैसे लिख दिए। अब यहाँ पे देखना कि ये लास्ट ऑर्बिट कौन सा है, 5th ऑर्बिट है यहाँ पे, तो जो लास्ट ऑर्बिट है सुनो क्या बोलते हैं n, सेकंड लास्ट को n-1 जो कि 4th ऑर्बिट है यहाँ पे। थर्ड ऑर्बिट क्या है तुम्हारा ये 3s, तो थर्ड ऑर्बिट को क्या बोले n-2, सेकंड ऑर्बिट है उसको क्या बोले n-3 n-4। तो सिंपल सा है कि n लास्ट को n बोलो
और उसके बाद फिर n-1 n-2 टाइप से -1 तो एक कम करते जाना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है किसमें भी ये जो इलेक्ट्रॉन है एक ही इलेक्ट्रॉन है, टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पे। तो जो कैलकुलेशन करना है सिग्मा का यहाँ पे वो यहाँ से स्टार्ट होगा। n-1th सेल में s एंड p में इलेक्ट्रॉन जा रहा है और s एंड p में इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहां पे 0.85, उसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगा वहां पे n-1 और s एंड p 6.8, ये क्या आता है उसमें 8.85। इसके लिए क्या रहेगा यहाँ पे s p d। अब देखोगे यहाँ पे कि n-2 में इलेक्ट्रॉन जा रहा हो n-2 सेल में तो s या p या d किसी में जा रहा हो सबके लिए वैल्यू क्या है 1 ही आ रहा है। s एंड p में जा रहा है या फिर d में जा रहा है तो सबके लिए वैल्यू क्या आ रहा है इसमें 1 ही आ रहा है। यहाँ पे s p d टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया यहाँ पे थर्ड सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 18 into 1 क्योंकि सबके लिए वैल्यू तो क्या है 1 ही है वहां पे। +8 +2 अब यहाँ पे क्या रहेगा 8 2 + 6 8 into 1 plus 2 into 1 ये टोटल वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे 34.8। ये क्या आ जाएगा 34.8। अब इसके लिए भी अगर ये तो सिग्मा आ गया अब इसके लिए अगर जेड इफेक्टिव निकालूंगा यहाँ पे जेड इफेक्टिव ये क्या है 36. ये भी क्या आ गया तुम्हारा 2.2। यहाँ नोट डाउन करो इसके बेसिस पे जो मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है इसके बेसिस पे कंक्लूजन लिखना है। ये कैलकुलेशन तुम्हें कैबिनेट एग्जाम में आज तक नहीं आया ना तो रिव्यूज में डॉक्यूमेंट्स में बट इस पे जो बेस्ट कंक्लूजन है उसका यूज किया जाता है। ये ग्रुप का सिंबल ग्रुप कंक्लूजन लिखने वाला है। सर हाँ बताओ। सर अगर किसी मतलब n-1 में s भी है और d भी है मतलब p और d है तो हम 0.85 करेंगे कि 1 यूज करेंगे? दोनों के लिए फिर अलग अलग यूज करेंगे हम। अगर ऐसा कुछ आ जाता जो कि नहीं आता नॉर्मली बट वैसा अगर आता है तो दोनों के लिए अलग अलग यूज करेंगे। सर वो डी भी है। ओके सर। फिर डी के लिए भी तो वही आ रहा है एस एंड पी अगर n-2 इसमें भी 1 और इसमें भी क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है तो अलग अलग तो सेम ही आएगा वैल्यू। और इसमें अगर आता है इसमें आपको नहीं आता जो कि नॉर्मली कभी भी नहीं आता ऐसा ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अरेंज किया गया है बट फिर भी कहीं अलग आता है इसके लिए अलग निकालना इसके लिए अलग निकालेंगे। सर अगर सी के इसमें पीडी का अलग और बाकी थ्री का अलग निकालेंगे और बाकी का अलग निकालेंगे। तो अगर ये ऐसा कुछ वैल्यू आता है कि एस एंड पी और डी में तो दोनों के लिए अलग अलग इसको अलग ऐड करना था और इसको अलग ऐड करना। नेक्स्ट इसमें जो कंक्लूजन लिखना है मुझे तीन है ग्रुप सर 1 मिनट। ठीक है इसको कॉपी कर लो पहले। जब किसी एक ग्रुप में जाता है टॉप टू बॉटम उसमें जो जेड इफेक्टिव आता है इफेक्टिव पीरियड चार्ज वो क्या रहता है कांस्टेंट। इनर ग्रुप जेड इफेक्टिव इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अब यहाँ पे और भी अगर सब ग्रुप में निकालोगे तो मैं ग्रुप 1 के लिए निकालना हो उस ग्रुप में थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है बट हम लोग इन जनरल क्या होगा वो कांस्टेंट ही रहता वहां पे। इनर ग्रुप जेड इफेक्टिव इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो वैसे भी तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम ही तो रहते हैं वो तो सेमी रहता तो सेमी आएगा वहां पे। इनर ग्रुप जेड इफेक्टिव इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट बिकॉज जेड इंक्रीजेज and sigma increases with same unit.
अब देखो कांस्टेंट होने का रीजन क्या है, यहाँ पे जेड इफेक्टिव का ऐसा नहीं कि जेड फिक्स है या फिर सिग्मा फिक्स है। जिस यूनिट में जिस रेशियो में विद सेम रेशियो लिख सकते हो यहाँ पे, विद सेम यूनिट या सेम रेशियो, जो भी इसमें टर्म यूज करो, इसका मीनिंग है जैसे जैसे जेड का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो देखते हैं इसमें सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, तो जैसे जैसे जेड का वैल्यू इंक्रीज होता है वैसे ही क्या होता है, सिग्मा का भी वैल्यू इंक्रीज होता है। तो दोनों का जो सबसेक्शन आता है इसमें वो सेम ही रहा पाता है वहां पे कांस्टेंट। इसमें से देखो इसमें जेड का वैल्यू क्या आता है, ये देखो 8.8, ये इंक्रीज किया तो ओवरऑल 2.2, इसमें जेड का वैल्यू 19, तो सिग्मा का भी वैल्यू इंक्रीज कर दिया वहां पे सेम यूनिट से, सेम यूनिट सेम रेशियो का इसमें का लिखा यूनिट, और जब सेम यूनिट से अगर इंक्रीज करा तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव जो होता है वो कांस्टेंट रह जाता है वहां पे। तो कंक्लूजन बस याद रखना है कि किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जेड इफेक्टिव क्या रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा था वहां पे, जो कि कैलकुलेशन करके देख भी रहे हैं हम यहाँ पे, हर केस में 2.2 आ रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, ये हम लोग किसके लिए देख रहे थे, इन ग्रुप में देख रहे थे। अब कुछ पीरियड का एग्जांपल लिया जाए यहाँ पे, इन अ पीरियड और पीरियड में क्या निकालो यहाँ पे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि एक पीरियड का रहा है, लिथियम से स्टार्ट करके लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, एक पीरियड का जो भी एलिमेंट है इसमें कार्बन से स्टार्ट करते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, चार के निकाल लेंगे। हाइड्रोजन तो इसमें, अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे हम लोग रखते ही नहीं, देखिए जो ग्रुप 1 आ रहा है तुम्हारा उसमें हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं, लिथियम आएगा, लिथियम आएगा, इसलिए मैंने ये क्या वर्ड यूज किया हुआ है ऑलमोस्ट, मतलब ऐसा नहीं कि हर केस में सेम है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम के लिए सेम रहा था, बट कुछ वेरी कर सकता है। वैसे भी हाइड्रोजन को अल्कली मेटल चाहिए ग्रुप मतलब लिख दिया जाता, बट वो अल्कली मेटल नहीं है। पीरियड के लिए देखोगे तो उसमें भी हाइड्रोजन नहीं आता, एक पीरियड में कहां से स्टार्ट होगा तुम्हारा, फर्स्ट पीरियड में क्या होता है हाइड्रोजन, और फिर इधर यहाँ पे हीलियम, बट उसके लिए वो नहीं निकालता वहां पे, वो बिल्कुल अलग है, वो प्लेस कर दिया गया वहां पे, बट उसका कोई प्रॉपर पोजीशन वहां पे नहीं है। तो मेनली वो सेकंड से स्टार्ट करता है, सेकंड पार्ट जो भी रहेगा। तो कार्बन की अगर निकालें, जो कि एक पीरियड कार्बन के लिए पहले निकालेंगे, फिर नाइट्रोजन। अब देखो कार्बन के मैं निकाल के बताता हूँ, इसमें देख लोगे ध्यान से और उसके बाद खुद से ट्राई करो। इसका क्या रहेगा, 1s2 2s2 2p2, ध्यान से देखना पहले यहाँ पे 1s2 2s2 2p2, ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब यहाँ पे देखना है कि ये लास्ट शेल सेकंड, जो लास्ट शेल है उसमें सेकंड शेल ही है। अब देखना है कि जो इसमें n का वैल्यू कौन सा आ जाएगा, ये यही n होगा, और यही करेगा इसमें n-1। अब यहाँ पे देखोगे कि जो लास्ट सेल है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 4, तो 4 में से जो एक इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है सेकंड ऑर्बिट में, 4 में से एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन। उसी का इफेक्ट देख रहे होंगे हम लोग यहाँ पे इसके न्यूक्लियस के साथ क्या होगा, अट्रैक्शन। इसमें जो इनर इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना बचा यहाँ पे, 3, तो आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन तो क्या रहेगा, टेस्टिंग, तो जो 3 इलेक्ट्रॉन बचा उसका हम लोग यहाँ पे सिग्मा जब कैलकुलेट करेंगे 3। अब यहाँ पे वो किसमें प्रेजेंट है, n में, और s एंड p में प्रेजेंट है, s एंड p और ये n आ रहा है, और वो भी कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 3, इसके लिए वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.35 प्लस n-1 वीडियो अटक रही है। और n-1 और s में प्रेजेंट, n-1 और s में प्रेजेंट सर आवाज ठीक नहीं आ रही। वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा है, एक मिनट चेक करता हूं। तो ठीक आएगा, प्रॉपर वॉइस नेटवर्क सही है तो आएगा। और इसमें यहाँ पे चेक ये करना था
तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। इसमें ये 3 कहाँ से आ रहा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें जो 3 आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे है कि जो nth सेल है, जो लास्ट सेल है, वो कौन सा, सेकंड सेल ही लास्ट सेल है इसमें। और यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन है सेकंड से है लास्ट सेल में, वो क्या रहा था, 2 + 2 4। तो 4 में से एक इलेक्ट्रॉन क्या है उसमें, टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन है। और जब एक इलेक्ट्रॉन टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन, उसको छोड़ करके यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। पिछले केस में भी तो वही कर रहे थे हम लोग, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था उसको छोड़ करके कैलकुलेशन कर रहे थे सिग्मा। तो यहाँ पे जब 4 इलेक्ट्रॉन में से एक को छोड़ दे तो क्या बचेगा, 3। और ये n के लिए वैल्यू आ रहा था, n और s में प्रेजेंट, दैट इज 0.35 + 2 into n-1 के लिए क्या है, s में प्रेजेंट है 0.85 और ये 2। ये कैलकुलेशन करो, इसमें कितना आ रहा है, 2.75 2.75। ये सिग्मा का वैल्यू निकला। अभी मुझे क्या निकालना है इसमें, z इफेक्टिव। 6 माइनस z का वैल्यू क्या है, 6, 2.75। ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 3.25। अब यहाँ पे नेटवर्क से खुद से ट्राई करो कि नेटवर्क के लिए सिग्मा का वैल्यू एंड z इफेक्टिव क्या आ रहा है। तो एक ऑप्शन के लिए भी निकालोगे, जब तुम लोग जनरलाइज कर पाए कि कंक्लूजन से पहुंच पाए हम लोग। एक ऑप्शन के लिए भी निकाल लोगे यहाँ पे। इसका आइटम नंबर क्या रहेगा, 7। चलो ट्राई करो सब लोग। इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन होगा। अगर 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें एक को छोड़ देना है क्योंकि वो टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन रहेगा। सर 3.1 3.1 देखते हैं यहाँ पे z इफेक्टिव नहीं सिग्मा। इसका पहले जैसे कंपेयर लिखोगे 1s2 2s2 2p5 सॉरी 2p3 7 ये आ रहा है, 1s2 2s2 2p3। अब इसमें देखना है कि ये जो आ रहा है तुम्हारा इसमें यहाँ पे, ये क्या था, nth सेल, लास्ट सेल सेकंड सेल ही है, और ये n-1th सेल। तो लास्ट में जो nth सेल है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, 5। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे, टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पे, 4। और s एंड p में प्रेजेंट है, और nth सेल में n और s एंड p, दैट मींस 0.35 प्लस 1s2, दैट मींस में 2 इलेक्ट्रॉन और s में प्रेजेंट है, और n-1 तो क्या आ जाएगा, 2 into 0.85। ये कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है, 3.1 और जेड इफेक्टिव क्या आ जाएगा यहाँ पे, 7 माइनस 3.1 वो क्या आ जाएगा, 3.9। एक लास्ट कैलकुलेटर ऑप्शन के लिए क्या आ रहा है, सिग्मा एंड जेड इफेक्टिव। ये एक सेम पीरियड का, ये सेकंड पीरियड में देखोगे अगर पीरियड टेबल में कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक सेकंड, तीनों सेकंड पीरियड का एलिमेंट है यहाँ पे। अब इसमें जब सिंपली कंपैरिजन लिखना था 1s2 2s2 2p4, यहाँ पे जो तुम्हारा लास्ट सेल है वो सेकंड सेल ही लास्ट सेल है, ये n और ये फर्स्ट सेल, दैट मींस n-1। अब यहाँ पे टोटल लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 में से एक टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो बचा कितना, 5 into 3.35 प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, 2 into 0.85। ये कितना आ रहा वैल्यू, 3.4 वो निकालो सब, 3.45 और जेड इफेक्टिव क्या आ जाएगा इसमें, 8 माइनस 3.45, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4.55 0.65 जो भी आ रहा है उसमें 3.45 सही आ रहा है, क्या आ जाएगा 4.55।
अब यहाँ पे देखो कंक्लूजन क्या आ रहा था, तो कार्बन का जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या आ रहा था 3.25, नाइट्रोजन का क्या आ रहा था 3.9 और ऑक्सीजन का क्या आ रहा है इसमें 4.5, क्लोरीन का निकालो तो और भी ज्यादा आ जाएगा उसमें। तो जब भी हम लोग किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पे क्या बुक कर रहे हैं इस केस में, पीरियोडिक टेबल देखो वहां पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, जब भी लेफ्ट टू राइट जाते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है जेड इफेक्टिव का, इंक्रीज कर रहा है। कार्बन का 3.25, नाइट्रोजन का 3.9, ऑक्सीजन का 4.5, क्लोरीन का निकाला और भी ज्यादा आएगा, नियॉन का और भी ज्यादा आएगा। तो ओवरऑल इसमें क्या होता है, यहाँ पे कंक्लूजन ये है किसी भी पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं हम लोग, कंक्लूजन में यहाँ लिख दे रहा हूँ, सर हाँ बताओ। सर पर हम जब राइट जाते हैं पीरियड में तो उसमें तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाता है ना, तो फिर शील्ड बढ़ती जाती है, तो वैल्यू कैसे बढ़ रहा है? वैल्यू कम होना चाहिए ना। वैल्यू क्यों कम होगा, ये जेड इफेक्टिव निकालना है हमको। एक पॉइंट पढ़े हुए तुमको इसमें अगर कुछ याद हो कि किसी पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज डिक्रीज होता है। डिक्रीज डिक्रीज होता है। तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। 10th में जब कुछ पढ़े होंगे कि किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो वो साइज डिक्रीज क्यों करता है, तो उसके पीछे का जो लॉजिक है वहां पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। और जेड इफेक्टिव क्या होता है, बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो जेड इफेक्टिव क्या होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जेड इफेक्टिव को नॉर्मल वर्ड में क्या बोलते हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है उसका साइज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। दैट मीन वो बोलते हैं कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या करेगा, वहां पे डिक्रीज होता है उस केस में। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक साइज में, बट यहाँ पे जो कंक्लूजन है कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज करता है, क्योंकि इसमें एक नंबर ऑफ रीजन ये इलेक्ट्रॉन भी है इंक्रीज ना करता कि वो नंबर ऑफ है। ऑर्बिट सेम रहते हैं, शेल्स सेम रहते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं तो फिर वो ज्यादा एटम न्यूक्लियर पर बिल्कुल वहां पे ये ज्यादा होता है कि इसको ऐसे बोल सकते हो कि नंबर ऑफ शेल्स क्या रहता है, सेम है, बट उसमें जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो इंक्रीज कर रहा होता है। वहां पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है और शेल्स वही रह रहा है। वहां पे इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज कर रहा है, प्रोटॉन भी इंक्रीज कर रहा है, बट सेल्स सेम रह जाता है वहां पे। दैट मींस अट्रैक्शन ज्यादा हो पाता है वहां पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो पाएगा। वो तो नॉर्मली वहां पे सोचते हो, मैंने कैलकुलेशन करके ये वैल्यू भी निकाला हुआ है यहाँ पे, और इस वैल्यू के बेसिस पे भी देख रहे हैं कि जो जेड इफेक्टिव है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। किसी को यहाँ पे नोट डाउन कर लोगे, इनर पीरियड और जब हम पीरियड की बात हम लोग किसमें मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट। इनर पीरियड इफ वी मूव लेफ्ट टू राइट, पीरियड की जब भी बात हम लोग क्या करेंगे वहां पे लेफ्ट टू राइट ही मूव करना है। देन जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज। तो कंक्लूजन बस इतना सा याद रखना है, जितना भी मैंने कैलकुलेशन के एग्जाम में कभी नहीं आएगा। तो कंक्लूजन याद रखना है कि जो जेड इफेक्टिव होता है वो ग्रुप में ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, और जब किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होंगे उसमें जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज करता है वहां पे, क्योंकि कैलकुलेशन से वो देख भी रहे हैं। और जेड इफेक्टिव क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि जो जेड भी इंक्रीज कर रहा है, सिग्मा भी इंक्रीज कर रहा है, बट वो सेम यूनिट से इंक्रीज नहीं कर रहा होता है। यहाँ पे जो जेड है, देखिए यहाँ पे अगर देखोगे इसमें कंक्लूजन अगर देखो यहाँ पे, तो जो एटॉमिक नंबर कितने से इंक्रीज कर रहा है, 6 7 1 से इंक्रीज कर जाएगा एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 से इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन जो सिग्मा आ रहा है इसमें यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन था, 3। एक तो टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन था, ये 3 आ रहा है, 0.35 से इंक्रीज कर रहा है। ये 3, दैट मींस ये 0.35 से इंक्रीज कर रहा है। इसमें पॉइंट, इसमें 3 into 0.35, हाँ इसमें देखना था यहाँ पे। तो जो सिग्मा इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे,
0.35 से इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देखोगे ध्यान से कि 0.35 इंटू 3, 0.35 इंटू 4, इधर का पार्ट तो सेम ही है, यहाँ पे है, इसमें 0.35 इंटू 5, तो सिग्मा 0.35 से इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जेड 1 से इंक्रीज कर रहा है। ओवरऑल जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज ही करेगा यहाँ पे। ये कंक्लूजन बस याद रखना है, इन अ पीरियड इफ वी मूव लेफ्ट टू राइट देन जेड इफेक्टिव इंक्रीज। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए N3 माइनस O2 माइनस और F माइनस। अब यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, कैलकुलेशन मैंने इसी कंक्लूजन के लिए बस निकाला था, जितना भी कैलकुलेशन हम लोग कर रहे थे यहाँ पे। अब N3 माइनस O2 माइनस F माइनस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितना आ रहा है N3 माइनस में? नाइट्रोजन N3 माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 तो नाइट्रोजन न्यूट्रल एटम में कितना इलेक्ट्रॉन सेव है? 3 नेगेटिव वाला देखना, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा 10, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन 10, इसमें भी 10 और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 10, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम आ रहा है। इसको लोग क्या बोलते हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसा कुछ पढ़ा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आए तो ये क्या रहेगा? आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ पे चेक ये करना हम लोगों को, ये N3 माइनस, ध्यान से देखोगे इसमें अलग अलग ऑर्बिट में रहेगा। इसमें यहाँ पे ये अगर मैं N3 माइनस के लिए ड्रॉ करूं तो नाइट्रोजन के लिए प्रोटॉन क्या रहता है? 7 प्रोटॉन, और इसमें अलग अलग ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा। एक ही बस लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें ओवरऑल, जो कि अलग अलग ऑर्बिट में रहेगा। अब ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, ऑप्शन में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? 8, इसका एटॉमिक नंबर। अब इसमें भी अलग अलग ऑर्बिट में रहेगा, जो कि कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 10। और F माइनस की बात करें हम लोग यहाँ पे, इस केस में क्या रहेगा? यहाँ पे 9 प्रोटॉन, क्लोरीन के केस में F माइनस में, और इलेक्ट्रॉन इसमें भी क्या रहेगा? 10, जो कि अलग अलग ऑर्बिट में रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सोचना यह है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो किस केस में ज्यादा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, देखना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वेरी कर रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन से हमें प्रोटॉन वेरी कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन हर केस में 10 आ रहा है यहाँ पे, इसमें 7 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन और 9 प्रोटॉन। अब यहाँ पे देखना है कि 7 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, 8 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है यहाँ पे, और 9 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे। इसमें सिंपली बताना है कि जो अट्रैक्शन होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ, किस केस में ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? क्लोरीन में F माइनस में। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे जितना ज्यादा होगा उतना ही तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सब में सेम है। तो जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उसका जो अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो किस केस में ज्यादा होगा? उतना ही ज्यादा होगा F माइनस। अब देखना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने से नंबर ऑफ शेयर्स तो सब में सेम है। इसका अगर 10 इलेक्ट्रॉन देखो तो ये क्या रहेगा? 28 28 28। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, दैट मींस नंबर ऑफ शेल सेम आ रहा है, फर्स्ट शेल सेकंड शेल फर्स्ट शेल सेकंड शेल। तो नंबर ऑफ शेल सेम है, बट इसमें ओवरऑल क्या हो रहा है? यहाँ पे F माइनस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा आ रहा है यहाँ पे, ओवरऑल जो जेड इफेक्टिव रहेगा सबसे ज्यादा किसमें जेड इफेक्टिव होगा? F माइनस, फिर O2 माइनस, फिर N3 माइनस। ये जेड इफेक्टिव का ही ऑर्डर रहेगा। तो सिंपली जेड इफेक्टिव कोई नया टर्म नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा लोग क्या बोलेंगे? उसी का जेड इफेक्टिव ज्यादा है वहां पे। ये कैलकुलेशन नहीं करना हम लोगों को, यहाँ पे सिंपली जो लॉजिक है उसके बेसिस पे सोचना है। अब यहाँ पे आगे हम लोग जब साइज इसमें कंपेयर करेंगे वहां पर वो देखेंगे हम लोग, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है। और जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा दैट मींस ये ज्यादा अट्रैक्ट, तो साइज क्या होगा? इसका कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जब साइज इसका कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सबसे ज्यादा साइज आता है N3 माइनस, देन O2 माइनस, देन F माइनस। जो आगे का पार्ट आगे पढ़ेंगे।
हम लोग तो सिर्फ वहाँ पे एटम का दिया गया वहाँ पे, उस पे चार्ज आएगा तो फिर वो वेरी करेक्ट वहाँ पे। ये चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि साइज कैसे मेट करेंगे, बट यहाँ पे सिंपली जेड इफेक्टिव अभी सोचना है कि जेड इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा है। यहाँ पे जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा। यहाँ पे दैट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जेड इफेक्टिव टर्म यूज कर वो सबसे ज्यादा किसके लिए रहेगा, F माइनस। ये आ रहा था यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका भी जो क्वेश्चन होगा इसका एक अलग ही सेक्शन, उसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो मॉडल स्टार्ट करनी है बिल्कुल, अब जो J4 के लोग हो वो भी अब सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। J3 के लोग तो पहले से कुछ सॉल्व किया हो गया। अब इसमें जो J4 के हो मॉड्यूल लाया तुम लोग पीवी टेबल का, उसमें सेक्शन ये सेक्शन कर सकते हो, कुछ सेक्शन दिखाओ उसमें क्या कर सकते हो। दो सेक्शन कर सकते हो इसमें, एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए बी और तीनों पार्ट का एक्सरसाइज 1 का तीनों पार्ट करना है, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में इंटीजर टाइप का क्वेश्चन दिया गया जे मेंस का। तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का सेक्शन ए बी। अब एक टर्म रहा था इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो फिजिकल केमिस्ट्री में। बताओ सब लोग जो J4 के हो पढ़ लिए होंगे इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऑलरेडी पढ़ चुके तो वो सेम ही रहा था यहाँ पे। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऐसा कुछ पढ़े हो गए कि जो भी अल्कली मेटल्स है ग्रुप नंबर 1 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, बताओ सब लोग। वो वही 5 पॉइंट तो याद रखना है। जो भी अल्कली मेटल्स है उसका सबका क्या रहता है +1। ग्रुप 1 का जितना भी एलिमेंट है सबका ऑक्सीडेशन स्टेट +1। जो भी ग्रुप 2 का एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2। एल्युमिनियम का हमेशा क्या रहेगा +3। ऑक्सीजन का तरह रहता है -2 -1 पहले करता है वहां पे। हाइड्रोजन का क्या रहता है इन जनरल +1 -1 भी होता है। तो ठीक है, तो ऑलमोस्ट यही पॉइंट बस रिवाइज करना है और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का यहाँ पर भी क्वेश्चन है। ये हम लोग देख रहे थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहा था इसमें इनर्ट पेयरिंग। वो क्या रहेगा इसमें इनर्ट पेयरिंग। देखते हो वैसे तो ये कंप्लीट आज बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ये तो आधा अधूरा रह जाएगा इनर्ट पेयरिंग इफेक्ट। नेक्स्ट क्लास में फिर मुझे यही से शुरू से ही करना ही पड़ेगा। बिल्कुल इस वीक में कोई क्लास नहीं है। दिवाली का छुट्टी तुम लोगों का छुट्टी कब से, कुछ बोला तो नहीं कि कब 1-2 तो क्लास हो सकता है, देखते हैं उसमें। संडे को तो नहीं होगा बट 1-2 संडे नहीं, मंडे ट्यूसडे नहीं। इसमें हर साल पंगा होता है नेट के रिजल्ट में। इसमें बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, 16 लाख बच्चे होते हैं। चलो ठीक है, हम लोग यहाँ तक के आज का लेक्चर रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि फिर जो नया टॉपिक स्टार्ट करने शायद तो बिल्कुल भी स्टार्ट भी नहीं हो पाएगा ढंग से है। हम लोग यहाँ तक के रखते हैं इनवर्ट पेरी इफेक्ट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनवर्ट पेरी इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे, बट बीच में सैटरडे संडे है तो सेक्शन कर सकते हो हम लोग सब लोग, सेक्शन ए बी तीनों पार्ट का।
बाय सर, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। चलो ठीक है, हाँ। नेक्स्ट वीक में लेक्चर होगा तो फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सर हाँ बताओ। सर रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिए। बिल्कुल, मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, अभी अपलोड अभी कर दे रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, मैं सेशन निकालूंगा तो ये बाय सर, हैप्पी दिवाली।